है। यहाँ पर आपको देखिए आज का जो टॉपिक है वो है हिंदी। याद रखिएगा, आप सभी स्टूडेंट हैं, बाकी लोग सबको शेयर कर देंगे और ताकि कि जितने भी बच्चे हैं सबको जुड़ जाए। बाकी जो आपका है यहाँ पर हम देख लेंगे। तो यहाँ देखिए आपका जो बात करते हैं, आज जो हम लोग को लगभग 4 एग्जाम खत्म हो गए, अब बचा है मात्र 2, हिंदी और संस्कृत। तो चलिए हम लोग को जो आज है हिंदी को कवर करेंगे। जो भी आपका संपूर्ण चैप्टर है उसको चैप्टर वाइज हम लोग ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। जितने भी आपका जो चैप्टर है लगभग 29 चैप्टर है, उसका सभी का हम लोग क्या करेंगे तो आज ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो आपका हिंदी का ऑब्जेक्टिव होगा उसको देखेंगे। चलिए आज का जो पहला ऑब्जेक्टिव है उसको देखते हैं। क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। जी हाँ, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। यहाँ पर आपका पास 4 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा जी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका जो आंसर था वह भी था। अब देखिए अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था। जी हाँ, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उनके पिता जी का क्या नाम था उसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको उनका जो नाम था पिताजी का वह था रामजी मलोजी सकपाल। जी हाँ, ऑप्शन बी है वह याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, रामजी मलोजी सकपाल, ऑप्शन बी याद रखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 है आधुनिक सभ्य समाज। जी हाँ, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। जी हाँ, याद रखिएगा कि जो आधुनिक सभ्य समाज है वह जो आपका है कार्य कुशलता के लिए किसे आपका क्या है तो आवश्यक मानता है। ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, श्रम विभाजन जो आपका है, धन विभाजन, आपका क्या है जन विभाजन, जाति विभाजन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, याद रखिएगा श्रम विभाजन, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा जी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है आपका कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख क्या है तो कारण बनी हुई है। यहाँ देखिएगा आपका क्या है तो प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, प्रमुख कारण बनी हुई है, या तो ऑप्शन सी है आपका ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ देखिएगा याद रखिएगा, तो ये आपका दोनों आपका क्या है तो बेरोजगारी जो आपका है किसके कारण उत्पन्न होता है तो वह जाति प्रथा के आधार पर आपका बेरोजगारी हो गया था उस समय आपका भीमराव अंबेडकर बताते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है मुख्य नायक क्या है। जी हाँ, मुख्य नायक क्या है जल्दी से आपको बताना है कि मुख्य नायक क्या है। ऑप्शन ए है आपका अखबार है, बी है पत्रिका है, सी है आपका पुस्तक है, और डी है कहानी संग्रह। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह पत्रिका हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी अवेलेबल है, तो उसको बी मारिएगा पत्रिका। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर आपका क्या है आपका 6, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी और कहाँ हुई थी। तो जल्दी से आपको बताइएगा कि यहाँ पर आपका जितने भी आप लोग देख रहे हैं सबको बताइएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। तो यहाँ ऑप्शन ए है आपका 1956 दिल्ली में हुआ था, 1957 मध्य प्रदेश में हुआ था, आपका 1958 आपका बनारस जो है वाराणसी, और सी है और डी है यहाँ पर 1959 बिहार। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं सबको एक बार चैनल को शेयर कर देंगे। चलिए तो स्टार्ट कर ले रहते हैं हम लोग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तो ऑप्शन ए आपका सही होगा, 1956 आपका दिल्ली होगा जी। अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका क्या है 7 है, आपका क्या है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। जी हाँ, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था 14 अप्रैल 1988 में, ऑप्शन बी है 14 अप्रैल 1989 में, आपका ऑप्शन सी है 14 अप्रैल 1890, और ऑप्शन डी है 14 अप्रैल 1891। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, याद रखिएगा 14 अप्रैल 1891 में भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था महू मध्य प्रदेश में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न उसको देखिएगा।
क्वेश्चन है कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। जी हाँ, लेखक जो है आपका, लेखक का नाम है भीमराव अंबेडकर, तो उनके नजर में आपका जो वास्तविक भाईचारा कैसा होता है, तो यहाँ पर देखिए आपको क्या कहा गया है कि दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह, पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, तो दूध और पानी की तरह भाईचारा देखना चाहते हैं कौन, भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तब 20 सही होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी। तो इसमें कुछ पूछने की बात है, इनका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सभ्य समाज की आवश्यकता कहाँ है। जी हाँ, सभ्य समाज की आवश्यकता कहाँ है, तो जल्दी से आपको बताना है कि ये आपका सभ्य समाज कहाँ होगा। जाति प्रथा पर आपका आधारित होता है, श्रम विभाजन के लिए, या अणुबम या दूध पानी की तरह। तो यहाँ जो आपका है सभ्य समाज की आवश्यकता कहाँ होनी चाहिए, तो श्रम विभाजन के आधार पर जो आपका होता है सभ्य समाज होना चाहिए। ऑप्शन बी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 11 है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्राथमिक शिक्षा को प्राप्त करने के बाद जो भीमराव अंबेडकर थे, उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे। याद रखिएगा, ऑप्शन आपका ए है इटली है, बी है दक्षिण अफ्रीका है, सी है न्यूयॉर्क और डी में है दक्षिण कोरिया। जी हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, न्यूयॉर्क, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। न्यूयॉर्क गए थे, वहां से फिर कहाँ गए थे, तो लंदन गए थे। तो इनका सही आंसर आपका सी होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उसको देखिएगा, अंबेडकर चिंतन एवं रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। जी हाँ, याद रखिएगा, इनका जो चिंतन और जो प्रेरणात्मक के लिए आपका क्या थे, तो किन व्यक्तियों से यह प्रेरणा सीखते थे। तो इनका 3 प्रेरक व्यक्ति थे, वह कौन थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। इनको जो भूले वो पंखा में झूला झूले। तो यहाँ देखिए ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 13 है, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था। जी हाँ, आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है कि जाति पाति तोड़क मंडल के आधार पर ही वहां पर गए थे भाषण देने के लिए, कहाँ, लाहौर में, पाकिस्तान में जो पड़ता है, जो वहां पर जाकर के लिखे थे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, वहां से ही आपका क्या लिया गया है, तो जाति प्रथा लिया गया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो यहाँ पर बात कहा गया है कि जो जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1942, बी है आपका 1940 और सी है 1936 और डी है 1938। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 1936 हो जाएगा। याद रखिएगा, जाति पाति तोड़क मंडल का जो भाषण दिए थे वह कहाँ दिए थे, लाहौर में दिए थे 1936 में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उसको देखते हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। जी हाँ, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, आपका क्वेश्चन है, यही कहानी है, भाषण है, या निबंध है, या तो साक्षात्कार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप जानते हैं, निबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। जी है, तो यहाँ देखिए आपका क्वेश्चन आपको दिया गया है कि इसमें से कौन आपका क्या है, तो भीमराव अंबेडकर का है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, तो सभी आंसर इनका सही होगा, यानी कि इनमें से सभी आपको लिखा गया जो आपका रचना है वो सब इन्हीं का लिखा हुआ है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है उसको देखिए, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। जी हाँ, आपका क्वेश्चन यही है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यकता क्यों मानता है। ऑप्शन ए है कार्य कुशलता के लिए, बी है भाईचारा के लिए, रूढ़िवादिता के लिए, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए। याद रखिएगा, कार्य कुशलता के लिए। जितने भी बच्चे देख रहे हैं सब कोई आंसर करेंगे, बाकी लोग शेयर भी कर देंगे। तो यहाँ देखिए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, कार्य कुशलता हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के लिए किस भाषण का संपादित अंश है। यहाँ पर अभी हम बतलाए थे कि इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। याद रखिएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हुआ था। तो यह लाहौर में गए थे भाषण देने के लिए, तो वहां पर आपको यह भाषण दिए थे, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को लिखे थे। इसको क्या किए थे, तो अंग्रेजी में लिखा गया था, इसको क्या किया गया था, तो हिंदी रूपांतरण
रूपांतरण किया गया आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा को, तो वह किया गया है ललन सिंह यादव के द्वारा, याद रखिएगा। तो उसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। अगला प्रश्न है कि अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया था। ले अभी क्वेश्चन आ गया जी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ललन सिंह यादव, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 19 है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। जी हाँ, तो अंबेडकर का जो परिवार था वह दलित परिवार था, ऑप्शन आपका अवेलेबल है सी, याद रखिएगा जी। यह माता पिता के का थे, तो 14वें संतान थे, यानी कि 14 नंबर पर ये आते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर आपका 20 है, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया। जी हाँ, इस युग में जो लेखक हैं, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया, तो जल्दी से आप लोग बतलाइएगा जितने भी बच्चे देख रहे हैं। तो जातिवाद में, नारीत्ववाद में, या तो निर्वाद में, या तो परिवारवाद में, परिवाद में, जल्दी से आप लोग बताइएगा। पंकज कुमार 20 नंबर का आंसर देना है जी। तो इसका सही आंसर होगा जातिवाद पर इनका विडंबना होता है। विडंबना का मतलब क्या है, हंसी जो उनको आ जाती है कि अभी भी क्या है, तो हम लोग जातिवाद के लिए हम लड़ रहे हैं। यहाँ देखिए आपका क्वेश्चन है कि आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का क्या नाम था। जी हाँ, माता का नाम क्या था, अभी हम लोग जस्ट पिता का नाम देखे थे, माता का नाम था भीमाबाई, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 22 है कि अंबेडकर, जी हाँ, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की। जी हाँ, ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है 1920, 1918, 1916, 1914, जल्दी से आप लोग बताइएगा। हर्षवर्धन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो बताना है आप लोग का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1916, याद रखिएगा, पीएचडी की जो आपका उपाधि इनको मिला था। अगला प्रश्न है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। जी हाँ, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषक नगण्य है, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, या तो जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोग जानते हैं कि इसका सही आंसर जो होगा वो आप जानते हैं कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, यही आपको कहा है, तो विडंबना इनको दिखाई देता है उनकी नज़र में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। जी हाँ, आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो, या तो आपका बी में है इसमें सभी धनी हो, सी है जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, डी है जिसमें सभी स्वस्थ हों। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो, वही आपका क्या होता है, तो आदर्श समाज कहलाता है, आप लोग भी जानते हैं। इसका सही आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है उसको देखिए, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो आपको बताना है अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को, या उद्योग धंधों की कमी को। तो इसका सही आंसर आप जानते ही हैं कि जाति प्रथा को ही आपका कहा है, तो लेखक आपका बेरोजगारी और का है प्रत्यक्ष, जो बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण मानता है वह है जाति प्रथा, ऑप्शन आपका सी सही होगा। अब चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। द कास्ट इन इंडिया देयर मैग्नीज्म किनकी रचना है। तो ये भी कुछ पूछने की बात है, इनका सही आंसर हो जाएगा ए, आपका भीमराव अंबेडकर होगा। चलिए आप लोग शेयर नहीं कर पा रहे हैं क्या, जल्दी से आप लोग शेयर करें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, उसको देखेंगे, थोड़ा सा आप लोग शेयर करिए तो जल्दी से दबा के, जितने भी बच्चे देख रहे हैं सब कोई शेयर करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका क्या है, तो 27, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है क्या। जल्दी से आपको बताना है कि आर्थिक पहलू से आपका क्या है, जाति प्रथा अच्छा या खराब। आर्थिक दृष्टि से जो आपका है जाति प्रथा, जो आपका आर्थिक पहलू से आपका क्या है, जाति प्रथा है, लाभदायक है, हानिकारक है, अनुकूल है, या इनमें से सभी है। जल्दी से आपको बताना है कि इनमें से कौन होगा। आप लोग आंसर नहीं कर पा रहे हैं, जल्दी से आप लोग बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा।
जितने भी बच्चे देख रहे हैं सब कोई शेयर कर देंगे। चलिए, इसका सही आंसर हम लोग जानते हैं कि इसका हानिकारक होगा। जो जाति प्रथा है वह आर्थिक रूप से क्या है, तो हानिकारक है। अगला प्रश्न उसको देखिए, प्रश्न नंबर आपका क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। जी हाँ, जल्दी से आप लोग बताइए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। जितने भी बच्चे देख रहे हैं सब कोई बताएंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। सब कोई शेयर कर दें एक बार ताकि बाकी बच्चे भी देखने लगें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका जो सही ऑप्शन है महू मध्य प्रदेश हो जाएगा जी। भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था, याद रखिएगा। ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, ए हो जाएगा जी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखेंगे क्या है इसका आंसर। सब कोई शेयर कर दें। चलिए आ जाते हैं हम लोग। अब शेयर हो गया होगा तो अब देखिए आप लोग अपना YouTube। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा महू मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। ऑप्शन आपका अवेलेबल है, ए। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका क्या है, 29। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था। जी हाँ, ऑप्शन याद रखिएगा। ऑप्शन ए उज्ज्वल भारत का, बी है उड़ता भारत, सी है बहिष्कृत भारत और डी है पुरस्कृत भारत। तो जल्दी से आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, याद रखिएगा। ऑप्शन सी होगा, छोटू कुमार तुम्हारा बाप के पास। क्या हुआ हो छोटू बउआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो सी। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 30 है, भारतीय संविधान। जी हाँ, भारतीय संविधान का निर्माण के रूप में, निर्माता के रूप में किन्हें कहा जाता है, किन्हें जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वह हो जाएंगे ऑप्शन आपका बी, भीमराव अंबेडकर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन बी के बाद तो हम लोग देखिए आपका क्या होगा, तो चैप्टर आपका चेंज हो जाएगा, याद रखिएगा। आपका चैप्टर का नाम है वह है 20 के दांत, याद रखिएगा। आपका चैप्टर सेकंड की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। ये 20 के दांत का हम लोग क्या करेंगे, तो ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे। हम लोग बड़ा जल्दी क्या कर दिए हैं, तो आपका एक जो चैप्टर था उसको समाप्त कर दिए हैं। अब देखिए आपका क्या है, चैप्टर आपका 2 का पहला प्रश्न है कि 20 के दांत। जी हाँ, 20 के दांत के कहानीकार यानी शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। जी हाँ, 20 के दांत के लेखक कौन है, तो वह है आपका ललिन बिलोचन शर्मा। ऑप्शन डी के पास चलेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका क्या है, 2। गिरधर लाल कौन था। जी हाँ, गिरधर लाल कौन था, तो वह मदन के पिता था, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है आपका, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ा। आप लोग कहानी सुने तो बड़ा मजेदार है, जल्दी से आप लोग इसका आंसर करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वह होगा 2। ऑप्शन आपका क्या है, तो सी सही हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे कि ललिन बिलोचन शर्मा के माता का क्या नाम है। जा याद रखिएगा, ललिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम है, तो वह है रत्नावती शर्मा। आपको याद रखना है, ऑप्शन सी हो जाएगा जी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 5 है, ललिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व का समग्रता से उभर कर आए हैं। जी हाँ, याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी होगा। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़िए। 5 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तो बी होगा, मनोवैज्ञानिकता हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी अवेलेबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। याद रखिएगा, ड्राइवर से, मदन से, खोखा से या इंजीनियरों से। तो याद रखिएगा, जो मोटर कार था वह सेन साहब का था, तो इसका खतरा क्या था, तो खोखा से होगा। ऑप्शन आपका क्या है, तो सी सही होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। जी हाँ, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है, तो जल्दी से आप लोग
लोग बताइएगा, तमिल, भोजपुरी, बांग्ला या हिंदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, सी हो जाएगा बांग्ला। हाजी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? याद रखिएगा, सेन साहब की धर्मपत्नी, गिरधरलाल, सेन साहब या सोफर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप जानते हैं, जल्दी से आप लोग दीजिए, शिवानी कुमारी, अमित कुमार। बहुत बढ़िया जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर आप जानते हैं कि सेन साहब हो जाएगा, ऑप्शन सी के पास चलते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। खोखा खोखी का अर्थ क्या है? जल्दी से आप लोग बताइए, खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है? जल्दी से आप लोग को बताना है। आपको क्या हो जाएगा, बच्चा बच्चे होगा, बाबा दादा, भाई बहन या चाचा चाची। तो इसका सही आंसर होगा बच्चा बच्ची हो जाएगा जी, ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है ए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, खोखा का क्या नाम था? जी हाँ, अगर कहानी सुने तो इसका सही आंसर आप लोग करिएगा। तो इसका सही आंसर होगा, वह होगा कासू, ऑप्शन सी हो जाएगा जी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को भी देखेंगे। इसका सही आंसर कासू है। अब देखिए अगला प्रश्न है कि 20 के दांत की कैसी कहानी है? जी हाँ, 20 के दांत एक कैसी कहानी है? सामाजिक कहानी है, ऐतिहासिक कहानी है, या तो आपका क्या है तो धार्मिक है, या तो मनोवैज्ञानिक है? तो जल्दी से आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा, वह होगा, आप जानते ही हैं कि वह आपका डी हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक हो जाएगा। यह जो कहानी है वह मनोवैज्ञानिक है, अपनी जो आपका क्या है दिमाग की बात करता है, इसको क्या करते हैं तो साइकोलॉजिकल होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न नंबर का 22 है कि सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते हैं? तो वह होगा बिजनेसमैन, इंजीनियर, ऑप्शन ए हो जाएगा जी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 13 है, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? याद रखिएगा, किसके हाथों से वो पिटा जाता था? तो वह अपने पिता से पिटा जाता था, ऑप्शन आपका डी सही होगा। अगला प्रश्न है कि 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोध का उजागर करती है? जल्दी से आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है सी, मध्य वर्ग का। याद रखना है, मध्य वर्ग का सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ देखिएगा, ललिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? जी हाँ, ललिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? तो वह थे पंडित रामा अवतार शर्मा, ऑप्शन आपके पास ए है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है उसको देखिए। प्रश्न नंबर आपका 15 है, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? जी हाँ, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? तो वह लगाए थे गिरधरलाल को। किसके वजह से? तो मदन के वजह से। याद रखिएगा। अब चलिए ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? जी हाँ, कासू किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो वह था आपका लट्टू, ऑप्शन डी सही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका सही आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न उसको देखिएगा, सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ करके रह गए थे? जी हाँ, सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ करके रह गए थे? तो उसका सही आंसर हो जाएगा, उसको देखिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वह होगा आपका पत्रकार महोदय के जो व्यंग पर रह गए थे। याद रखिएगा, ऑप्शन आपका ए सही होगा। अगला प्रश्न है कि मदन की उम्र क्या थी? तो मदन की उम्र क्या थी? जल्दी से आपको बताना है कि मदन की उम्र क्या थी। तो 5 से 6 वर्ष थी। याद रखिएगा, ऑप्शन आपके पास का है तो 6 हो जाएगा, आपका ये है 5 से 6 वर्ष। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका 20, मदन किसका पुत्र था? जी हाँ, मदन किसका पुत्र था? अगर कहानी पढ़ें तो जल्दी से बताइए कि गिरधरलाल का। याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है उसको देखिए। प्रश्न है कि ललिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? जी हाँ, ललिन बिलोचन शर्मा पटना के हिंदी विभाग में कब हुआ अध्यक्ष चुने गए थे? जल्दी से आपको बताना है आपका 21 नंबर प्रश्न को। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1959। कहां पर दिखे? जहां पर मारना है, आपका डी हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ललिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? जो याद रखिएगा, ललिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था 1916। याद रखिएगा, 18 फरवरी 1916 हो जाएगा। ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है बी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उसको देखिए। ललिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? जी हाँ, ललिन बिलोचन शर्मा का मृत्यु कब हुआ था? तो 1961 में हुआ था। यहाँ देखिए आपका कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन आ गया है, सभी में आपको पीछे दे दिया है। ये ससुरा आपका का है 61 है। तो यहाँ देखिए इसका
इसका सही आंसर है वह हो जाएगा 12 सितंबर 1961 को। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 24 है कि नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म हुआ था पटना के बदरघाट में, याद रखिएगा बदरघाट, ऑप्शन आपका क्या है तो सी सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि दृष्टिकोण की इनकी रचना है, तो इसमें पूछने की बात नहीं है, आप नलिनी विलोचन शर्मा को मारकर आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न है उसमें देखिएगा कि लड़कियां क्या है? कठपुतली है, किसे इस बात पर गर्व है? तो याद रखिएगा माता पिता को गर्व होगा और किन को गर्व होगा? ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? तो कौए की जमात में आपका क्या था? तो कौन ललक गया? तो खोखा, यानी कि आपका हंस हो जाएगा। यहाँ रखिएगा ऑप्शन आपका बी होगा जी, याद रखिएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया? याद रखिएगा किसके अनुसार आपका जो सेन साहब थे वह अपने सिद्धांत को बदल दिए थे? तो खोखा के अनुसार, याद रखिएगा ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा जी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 29 है सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? जी हाँ, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी आप लोग जानते हैं तो जल्दी से कमेंट करेंगे। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? चलिए सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो वह थी 5, याद रखिएगा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 5। और वो पांचों का आप लोग जानते हैं कि आलो से फाले, सीमा, रजनी और आरती थी। ये 5 पुत्रियां का नाम पूछ देता है कभी कभी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न आपका क्या है? 30 है सोफर शब्द का अर्थ क्या है? जी हाँ, सोफर शब्द का अर्थ क्या है जल्दी से बताइए। इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा ड्राइवर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो आपका चैप्टर आ गया है वह चैप्टर का नाम है भारत से हम क्या सीखे। जी हाँ, ऑप्शन जो आपका चैप्टर है वह भारत से हम क्या सीखे। इसका जो लेखक है वह मैक्स मुलर है, याद रखिएगा आपका मैक्स मुलर है, याद रखना है। इसका चैप्टर का जो लेखक है वह मैक्स मुलर है। अब चलिए इसका जो आपका क्या करते हैं तो ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। क्वेश्चन है मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसे कहा? जी हाँ, याद रखिएगा मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? स्वामी आपका कहा थे तो विवेकानंद, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि देखते हैं दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? तो वह मिला था वारेन हेस्टिंग्स को, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 3 है कि मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? याद रखिएगा यहाँ पर में नहीं के होगा, तो मैक्स मुलर ने या में की जगह पर ने होगा। तो में जो आपका कहा था तो किस भाषा में किया था? तो वह जर्मन भाषा में किया था, ऑप्शन आपका क्या है तो डी सही होगा। आगे बढ़िए, संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा, पूछने की बात नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ए, याद रखिएगा मैक्स मुलर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका क्या है? 5 है। कंट और केन का है तो उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था? तो जर्मन भाषा में किया था, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था? लिपजिंग विश्वविद्यालय में तो वह था संस्कृत, 18 वर्ष की उम्र में किए थे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी? जी हाँ, मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1900 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन आपका क्या है तो 28 अक्टूबर में हुआ था, ऑप्शन डी सही होगा जी। अगला प्रश्न है उसको देखिए, पारसियों के धर्म क्या है? जी हाँ, पारसियों का धर्म क्या है जल्दी से आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, याद रखिएगा आपका क्या है जरूथ्रुस, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? जी हाँ, जनरल कनिंघम का जो आपका संबंध किससे है? तो ऑप्शन आपका है आपका वनस्पति विज्ञान, भू विज्ञान, पुरातत्व विज्ञान या मनोविज्ञान। तो जल्दी से आप लोग बताइए आप लोग क्या कर रहे हैं। तो आंसर आपका पीछे चल रहा है जी, अमित कुमार हैं, शिवानी कुमारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पुरातत्व विज्ञान, ऑप्शन आपका सी सही है।
अब देखिए बुआ कि दारिस नामक सोने के सिक्के का घड़ा कहाँ मिला। जी हाँ, कहाँ मिला था दारिस का सोने का सिक्का, तो वह मिला था बनारस में। ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की थी, तो किसको, तो मैक्समुलर को। ऑप्शन ए सही होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो बिहार में, इसमें पूछने की बात नहीं है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि निर्वंश विद्या का संबंध किससे है। जी हाँ, निर्वंश विद्या यानी कि आपको जो विद्या है उसको बात करते हैं, तो वह हो जाएगा मानव विज्ञान से। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो सी सही होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न का आंसर भी आपको दिखाई दे दिया। दारिस क्या है, तो प्राचीन काल का सोने का सिक्का हो जाएगा। ऑप्शन आपका भी सही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न आपका क्या है, 15। मैक्समुलर का जन्म कब हुआ था, तो 1823 में हुआ था। सगरो 1823 है जी। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा दिसंबर। जी हाँ, दिसंबर, 6 दिसंबर को हुआ था, याद रखना है। 6 दिसंबर 1823 को हुआ था। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि प्लूटो का संबंध किस देश से था। जी हाँ, प्लूटो का संबंध किस देश से था, तो वह था यूनान से। याद रखिएगा। सारे बच्चे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनान। ऑप्शन डी हो जाएगा जी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है उसको देखिएगा। भारत से हम क्या सीखे, इसका रचनाकार कौन है, तो मैक्समुलर हो जाएगा। ऑप्शन बी होगा जी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका क्या है, आपका 18। शहनामा का रचना काल क्या है। जल्दी से आप लोग बताइए कि शहनामा का रचना काल क्या है। तो इतने भी आप लोग, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, सब कोई बताइएगा 18 नंबर प्रश्न का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप जानते हैं कि 10वीं से 11वीं शताब्दी के बीच यह जो आपका शहनामा लिखाया गया था। ऑप्शन बी सही होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है उसको देखिएगा। संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है। जी हाँ, तो आपका सही इसका जो आंसर हो जाएगा वह इंग्लिश होता है। ऑप्शन आपके क्या है, तो सी हो जाएगा जी। जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए, शेयर कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इग्निस। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। हकर्स थे। जी हाँ, हकर्स क्या थे, जल्दी से आपको बताना है। वनस्पति वैज्ञानिक थे, या भूगर्भित थे, या तो आपका क्या है, भूगर्भ शास्त्री थे, प्राणी वैज्ञानिक थे, या तो पुरातत्वविद थे। जल्दी से आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका वनस्पति विज्ञान। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका सही आंसर आपका क्या था, तो ए हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है कि सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी। तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर हो जाएगा 1783। याद रखिएगा। ऑप्शन आपका क्या है, तो डी सही हो जाएगा। 1783 आपको दिख रहा है, तो आप लोग सही आंसर बताइएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला आंसर है आपका जो देखिएगा, जो मुंडा किस देश की जनजाति है, तो वह आपका क्या हो जाएगा, भारत की। याद रखिएगा, बिरसा मुंडा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, भारत। अगला प्रश्न है उसको देखिए। प्रश्न आपका क्या है कि भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त किया गया था। जी हाँ, जल्दी से आपको बताना है। तो यह आप बात करते हैं भारत के वीरों के लिए, यूरोप के वीरों के लिए, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका सी। याद रखिएगा, अंग्रेज युवा अधिकारियों के लिए बात करते हैं कि आपका क्या है। तो यहाँ पर अभी बहुत सारे कुछ भरा हुआ है खोजने के लिए, पाने के लिए। अब देखिए अगला प्रश्न है कि भारत कहाँ बसता है। तो आप लोग जानते हैं कि गांवों में बसता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है मैक्समुलर का जन्म कहाँ हुआ। जी हाँ, मैक्समुलर का जन्म हुआ था डेसाउ नामक शहर में, जो आपका जर्मनी में पड़ता है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वारेन हेस्टिंग्स था। जी हाँ, भारत का गवर्नर जनरल था, फारस का राजा था, महान दार्शनिक था, प्रसिद्ध का था, समाज सुधारक था। तो इसका सही आंसर आपका ए हो जाएगा, भारत का गवर्नर जनरल था। ऑप्शन आपका ए सही होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। 26 नंबर प्रश्न है कि मैक्समुलर के पिता का क्या नाम था। जी हाँ, मैक्समुलर के पिता का क्या नाम था, तो वह विलियम मुलर थे। याद रखना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर भी देख लेते हैं हम लोग, विलियम मुलर हैं। अगला प्रश्न है कि प्रत्न मानव का अर्थ क्या होता है। जी हाँ, प्रत्न मानव का अर्थ क्या होता है, तो वह प्राचीन मानव होता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, प्राचीन मानव। अगला प्रश्न है कि बनारस
किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था, तो वह कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? तो जल्दी से आपको बताना है, इसका सही आंसर हो जाएगा नीति कथा के। तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका बी सही होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपका है चैप्टर नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका आप लोग देखिए, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। चैप्टर का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट रहते हैं हम लोग बिना टाइम गवाए हुए। नाखून क्यों बढ़ते हैं के पहला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है? जी हाँ, नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है? जल्दी से आप लोग बताइए कि नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है। तो यहाँ पर देखिए आपका नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन हो जाएंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। याद रखिएगा ऑप्शन डी आपका सही होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 2 है, द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? तो वह कहा है नाखून को। याद रखिएगा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कामसूत्र किसकी रचना है? तो वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ऑप्शन ए सही होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। कामसूत्र किसकी रचना है? तो हाँ याद रखिएगा वात्स्यायन की है जी। याद रखिएगा ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा जी। कामसूत्र किनकी रचना है? तो वात्स्यायन की है। ऑप्शन सी होगा। ये याद रखिएगा, यहाँ पर आपका क्वेश्चन ए आपको आ सकता है, VVI है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि सीथक का अर्थ होता है। जी हाँ, सीथक का अर्थ क्या होता है? तो आप जानते हैं कि मोम होता है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो डी सही होगा। ऑप्शन डी याद रखिएगा, मोम। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है उसको देखिएगा। महाभारत क्या है? जी हाँ, महाभारत क्या है आपको बताना है। उपन्यास है, कहानी है, या तो आपका शास्त्र है, या तो पुराण है। जल्दी से आप लोग बताइएगा। तो यह क्या है? तो महा जो भारत है वह क्या है? तो आपका पुराण होगा। ऑप्शन आपका क्या सही होगा? तो पुराण सही हो जाएगा जी। ऑप्शन आपका कहाँ में है? तो डी में है। ऑप्शन डी आपका सही होगा, याद रखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है उसको देखिएगा। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? जी हाँ, किस देश के जो लोग थे वह बड़े बड़े नाखून पसंद करते थे? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो आपका गौड़ देश के जो लोग थे वह बड़े बड़े नाखून पसंद करते थे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन से जो लोग थे जो छोटे नाखून पसंद करते थे? तो यह जो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा? दक्षिणार्थ लोग थे, वह आपका छोटे नाखून को पसंद करते थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? जी हाँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन आपका क्या है? तो बी हो जाएगा। 1907 ईस्वी में आरत के बलिया छपरा उत्तर प्रदेश में हुआ। आरत दुबे के बलिया छपरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। याद रखिएगा 1907। अगला प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो बलिया बिहार में, बलिया उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा जी। अगला प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न आपका क्या है? तो 10 कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है? जी हाँ, कौन है जो आपका मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है? तो इसमें जहां भी देखो बंदरिया वहां ही लगाओ आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे कि देवताओं का राजा किन्हें कहा जाता है, किसे संबोधित कहते हैं? तो यह हो जाएंगे राजा इंद्र, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे प्रश्न नंबर आपका 12 है
कि किस नख किसका प्रतीक है। जी हाँ, नख जो है नाखून किसका प्रतीक है, किसको याद दिला देता है, तो वह पशुता को याद दिला देता है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका क्या है, तो 13। पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है। जी हाँ, आप लोग जानते हैं कि कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का पढ़ रहे हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो उन्हीं का सही हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अशोक के फूल किनकी रचना है। आप जानते हैं फिर भी यही बात हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। जल्दी से आप लोग बताइए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर प्रश्न देख लिया हम लोग, 17 को देखेंगे। अरे तो 14 आ गया जी। तो यहाँ देखिए आपका क्वेश्चन है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि मिली थी। जल्दी से आपको बताना है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इनको कौन सा उपाधि मिली थी, तो यह ज्योतिषाचार्य का उपाधि इनको मिला था। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो इनका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन डी होगा जी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखें। हजारी प्रसाद द्विवेदी कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था। जी जो आपको क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म भूषण कब मिला था, याद रखिएगा ऑप्शन ए है 1953, 1900 आपका क्या है 57, 58, 59, 61, जो भी आपका ऑप्शन है जल्दी से आपको बताना है। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं सबको बताना है कि इनका जो सही आंसर क्या होगा, तो उसका सही आंसर आप जानते हैं कि 1957 होगा जी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा जो सही होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को भी देखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसको देखिए क्या है इसका आंसर। तो ये अगला जो प्रश्न है उसको देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई थी। जी हाँ, याद रखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई थी, तो उसका सही आंसर आपको बताना है कि 1979 ईस्वी में हुआ था, दिल्ली में, याद रखिएगा ऑप्शन आपका ए सही होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका क्या है, तो 18। नाखून क्यों बढ़ते हैं। याद रखिएगा नाखून का इतिहास किस पुस्तक से मिलता है। या तो आपको क्वेश्चन यही है कि नाखून जो है वह जो नाखून बढ़ते हैं, या तो नाखून का इतिहास किस पुस्तक से मिलता है, तो वह मिलता है आप लोग जानते हैं कि काम्रसूत्र से मिलता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, जिनके जो लेखक हैं वह वात्सायन है, याद रखिएगा ऑप्शन आपका ए सही होगा। अगला प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डीलिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से किया था। जल्दी से आपको बताइएगा कि जो आपका क्या है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं उनका जो डीलिट की उपाधि मिली थी वह मिला था, आपको जानते ही हैं कि लखनऊ विश्वविद्यालय से। ऑप्शन आपका बी सही होगा। अब चलिए आगे बढ़िएगा कि कहानी में चंद्रकार, याद रखिएगा चंद्रकार त्रिकोण दंतुल वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से होता है। तो ये आपको है, याद रखिएगा ये सब जो आपका है जो नाखून बढ़ाते हैं ना, देखते होंगे आप लोग, तो ये हुआ हो जाएगा नाखून से, याद रखिएगा नख यानी कि नाखून, ऑप्शन ए सही होगा जी। अगला प्रश्न है कि जो आपका क्वेश्चन है कि अलकत का अर्थ क्या होता है। तो याद रखिएगा इसका सही अर्थ होता है, आप जानते हैं कि आलता होता है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था। जी हाँ, याद रखिएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था, वह मिला था आलोक पर्व पर, याद रखिएगा ऑप्शन आपका बी सही होगा। अगला प्रश्न है उसको देखिए, प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था। याद रखिए प्राचीन, तो पुराने जो व्यक्ति थे उनका जो अस्त्र शस्त्र था वह नाखून था, याद रखिएगा। उसके बाद ही बुआ का है तो पैर, ये सब का है तो पत्थर के औजार ये सब बनाए थे मानव ने। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आर्यों के पास क्या था। जी हाँ, आर्यों के पास क्या था, लोहे का अस्त्र था, घोड़े थे, मिट्टी का घर था, इनमें से सभी। तो आर्यों के पास इनमें से सभी होगा, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन डी होगा।
आगे बढ़िए। प्रश्न है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते। जी हाँ, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था? तो वह कहा था आपका कालिदास। जी हाँ, कालिदास ने कहे थे कि सभी जो आपका का है, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, जो मनुष्य को हितकर लगे उसे अपना लेना चाहिए। यह कथन किसका था? तो वह था कालिदास का। ऑप्शन आपका 20 सही होगा। अगला प्रश्न है, उसको देखिएगा। नखदर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? जी हाँ, जो आप नखदर मनुष्य था, हमारा जो प्राचीन जो लोग थे, हमारे जो पूर्वज थे, उनका जो अस्त्र शस्त्र वह नाखून था, लेकिन आज का जो डेट में जो मनुष्य है वह किस पर भरोसा कर रहा है? बंदूक पर कर रहा है, लाठी पर कर रहा है, एटम बम पर कर रहा है, या लोहे के विभिन्न हथियारों पर कर रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा एटम बम। हम लोग बम मारते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखिएगा। मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है, यह तथ्य किसका है? जी हाँ, मनुष्य का जो है सुख दुख के साथ देखता है, सहानुभूति के साथ देखता है, तो यह कथन किसका है? तो वह है गौतम बुद्ध का। ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है बी। आगे बढ़िए। नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है? तो कानून खोजो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका 29 है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विद्या में लेखन नहीं किया है? तो आपको जानते ही हैं कि वह कहानी था। यह जो कहानी की विद्या अभी तक प्रस्तुत नहीं की है। ऑप्शन सी हो जाएगा जी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखिएगा। हिरोशिमा कहाँ है? तो हिरोशिमा आप जानते हैं कि जापान में है। आगे बढ़िए, अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? जी हाँ, कौन सी जो आपका इसमें आपका रचना है वह हजारी प्रसाद की नहीं है? तो माटी का मूरत हो जाएगा जी। याद रखिएगा, माटी का मूरत। ऑप्शन आपका बी अवेलेबल है, माटी का मूरत। अब देखिए अगला प्रश्न है कि कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? तो यह हो जाएगा आपका दक्षिणार्थ लोग। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? किस प्रकार की जो आपका क्या है? तो निबंध है। जल्दी से आप लोग बताइएगा। तो यह है ललित निबंध। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ललित निबंध हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए होगा जी, याद रखना है, ऑप्शन ए होगा, ललित निबंध है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, दधीचि मुनि की हड्डी को से क्या बना है? तो वह बना है इंद्र का ब्रज। ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? तो वह पाशविक वृत्ति का हो जाएगा। ऑप्शन सी होगा जी। अगला प्रश्न है, सहजात वृत्तियां। जी हाँ, सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? अस्त्रों के संचय को, अनजान स्मृतियां का, या स्व के बंधन को, या उपयुक्त में से सभी? तो अनजान वृत्तियां को कहते हैं। जो अनजान स्मृतियां होती है वही आपका क्या कहलाता है? आपका आंसर कहलाएगा, उसे सहजात वृत्तियां कहते हैं। अब देखिए आपका जो चैप्टर आ गया है नागरी लिपि। जी हाँ, नागरी लिपि चैप्टर आपका 5 है शायद, तो जल्दी से आप लोग शेयर करें ताकि बाकी बच्चे भी जुड़ जाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका सही आंसर आप लोग देख रहे हैं शिवानी, अमित, बहुत बढ़िया, रौनक कुमार हैं जी, हर्षवर्धन, कंचन राज। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? जी हाँ, याद रखिएगा, इसका जो सही आंसर आपको देना है, इसका सही क्वेश्चन जो आपको है यहाँ पर देखिए आपको दिखेगा। अब तो इसका सही आंसर आपको देना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वह होता है दक्षिण भारत से हमें प्राप्त होता है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है कि बेतवा दान पात्र का समय है, किस समय का है? तो वह 1020 हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए सही होगा जी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब से मिलते हैं? जी हाँ, जो नागरी लिपि का जो लेख मिलते हैं वह है 8वीं शताब्दी। 8वीं किधर है? तो 8वीं यहाँ पर ए हो जाएगा, ए छठी नहीं होगा जी, 8वीं शताब्दी में मिलता है। ऑप्शन आपका ए सही है।
अगला प्रश्न है कि गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में किया था। तो इनका जो जन्म हुआ था मैं बता देता हूं कि जो गुणाकर मूले इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र के अमरावती जिले में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मराठी भाषा में। ऑप्शन आपका ए सही होगा जी। आगे बढ़ते हैं कि मूले ने अंग्रेजी एवं हिंदी की पढ़ाई कहां पर की। तो इनका जो सही आंसर हो जाएगा वह वर्धा में किए थे। ऑप्शन आपका सी सही होगा जी, याद रखिएगा ऑप्शन सी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। ऑप्शन सी है वर्धा। नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो नेपाली भाषा जो लिखी जाती है वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 7 है, गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था। तो वह हुआ था 1935 के में महाराष्ट्र के अमरावती जिले में, याद रखिएगा ऑप्शन ए सही होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, गुणाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ था। तो वह महाराष्ट्र में हुआ था। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है उसको देखिएगा। इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है। याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा अक्षर कथा। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा जी। जितने भी बच्चे देख रहे हैं बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। तो यहाँ देखिए आपको, चलिए तो यहाँ देखिए आपको सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, गुप्तों की राजधानी क्या कहा जाता है। गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता है। पाटलिपुत्र कहते हैं, कुसुमपुर कहते हैं, बिलासपुर या देवनगर कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, याद रखिएगा देवनगर कहते हैं, जो आपका कहा था तो गुप्तों की राजधानी कहा जाता था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 11 है, बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है। याद रखिएगा क्या है, पुत्री है, बहन है, भगनी है या बहू है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहन। वहां पर क्वेश्चन आएंगे बुआ इसी टाइप का, काहे कि आसान क्वेश्चन आ नहीं रहा है। जितने भी बच्चे हैं देख लो कान खोल करके, आज अगर सोओगे आप लोग को यही दिखाई दे रहा होगा कि अभी 2 दिन है, आप लोग क्या करेगा तो सुतिएगा। आज नहीं बुआ, एकदम दमदार तरीका से पढ़ते जाओ। काहे कि बुआ का है तो 2 दिन का टाइम बचा हुआ है। आपको बहुत अच्छा है, क्वेश्चन बहुत हार्ड आ रहे हैं, ताकि आप लोग मेहनत करते जाएं, आप लोग को सफलता मिलेगी। तो इसका सही आंसर बहन हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केलरस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई है। जी हाँ, याद रखिएगा तो वह कौन सा लिपि होगा, तो नागरी लिपि होगा, याद रखना है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की पहले पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विजयनगर के राजाओं से। याद रखिएगा राजाओं के नाम पर आपका क्या है तो नंदी नागरी आपका दिया गया है नाम। ऑप्शन आपका बी सही होगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं। जी हाँ, याद रखिएगा तो इसका सही हो जाएगा आंसर नागर शैली। ऑप्शन आपका डी सही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका क्या है, 15 है, नागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने। याद रखिएगा नागरी लिपि में मुद्रण का टाइप कब बने, तो वह बने थे 2 सदी जो आपका है उसको पहले। याद रखिएगा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 2 सदी पहले। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16 है, नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी। याद रखिएगा नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी, तो वह थी 8वीं से 11वीं शताब्दी के बीच। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे कि पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी। याद रखिएगा तो इसका सही आंसर होगा सिद्धम लिपि कहलाती थी। याद रखिएगा ऑप्शन सही ए होगा। नागरी लिपि क्या कहलाती थी, सिद्धम लिपि नहीं कहलाती थी। पहले दक्षिण भारत की जो नागरी लिपि आपका नंदी नागरी कहलाएगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए होगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे थे, तो 2500 से अधिक। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा जी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखिएगा कि भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है। तो आप जानते ही हैं कि गुणाकर मूले हो जाएंगे। ऑप्शन आपका ए सही होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। इस्लामी शासक का आरंभ काल है। याद रखिएगा इस्लामी शासक का जो आरंभ काल है वह है 12वीं शताब्दी में। याद रखिएगा बहुत बढ़िया, सब कोई बहुत बढ़िया। चलिए
तो आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है उसको देखिए। प्रश्न नंबर आपका क्या है, तो 21 है। गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई थी? जी हाँ, याद रखिएगा, गुणाकर मूल्य का जो मृत्यु हुआ था वह हुआ था 2009 ईस्वी में। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में सिया राम सिया शब्द अंकित किया था? तो वह किया था अकबर। जहां भी देखे अकबर मारिए, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़िए, अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न आपका क्या है? 23 नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो ये भी पूछने की बात है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा जी। चलिए, गुणाकर मूल्य है। अगला प्रश्न है, नागरी लिपि के शीर्षक पुस्तक से लिया गया है। कौन सा बुक आपका का है? तो शीर्षक जो आपका पुस्तक से लिया गया है तब भारतीय लिपि की कहानी से। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो बी सही हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न उसको देखिए, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? तो यह हो जाएगा देवनागरी। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो वह आपका हो जाएगा सी, देवनागरी भाषा में आपको लिखा जाता है। इसका सही आंसर सी है। अब देखिएगा, टस्काल का संबंध है। जी हाँ, टस्काल का संबंध है किससे है? तो वह जानते ही है कि सिक्कों से है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। चलिए, मैं रिदम में हूँ, आप लोग रिदम में बुआ, आप लोग आंसर करते रहें, शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हम लोग आगे बढ़ते रहें। चलिए, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। आप देखिए, आपका कहा है श्रवण बेलगोला। जी हाँ, श्रवण बेलगोला का स्थान का संबंध है किससे है? आप लोग को जल्दी से बताइएगा। तो वह है जैन धर्म से। जैन धर्म यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा जी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न उसको देखिए, असिद्धम लिपि क्या है? याद रखिएगा, तो ये एक प्रकार की लिपि है। याद रखिएगा, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा जी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 29 है, उसको देखिएगा। किसे देवनागरी की संज्ञा दी जाती है? याद रखिएगा, तो वह है आपका काशी। काशी जो आपका है आपको देवों को नगर कहा जाता है, जिसके कारण इसको कहा जाता है तो देवनागरी कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका का है, तो बी सही हो जाएगा जी। अगला प्रश्न है कि हिंदी के आदि कवि कौन है? जी हाँ, हिंदी के आदि कवि कौन है? तो सहरपाद है। याद रखिएगा, सहरपाद। याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा जी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अमोघ पर्व, ये आपका क्या है? अमोघ वर्ष कौन था? जी हाँ, अमोघ वर्ष कौन था? तो वह एक कहा था तो प्रख्यात राष्ट्रकूट था। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशासित किस भाषा में है? तो वह आप जानते ही हैं कि वह कहा जाएगा, तो वह संस्कृत भाषा में था। ऑप्शन आपका सी सही होगा। अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, नशे मन पे बिजलियां, नाम वफा को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उसको देखिए, अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 35 नहीं, खत्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहादुर, जी हाँ, बहादुर जो आपका है चैप्टर का नाम है बहादुर। याद रखिएगा, छठा पाठ हम लोग आगे हैं मात्र 1 घंटा में। आप लोग लगभग जो देखा जाए तो 200 क्वेश्चन आप लोग कवर कर दिए हैं। अब चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं कि मौत का नगर लेखक की कहानी संग्रह है। कौन सा लेखक का कहानी संग्रह है? तो वह हो जाएंगे अमरकांत। याद रखिएगा, बहादुर के जो लेखक हैं वह अमरकांत है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न आपका क्या है? अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया था? तो आप जानते हैं कि इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा डिप्टी कलेक्टर। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए आप लोग बहुत बढ़िया, जितने भी बच्चे देख रहे हैं बहुत बढ़िया कमेंट कर रहे हैं। यहाँ देखिए ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, बीच की दीवार किसकी रचना है? तो जहां भी देखो अमरकांत जी, वहीं लगाओ आंसर जी। तो यहाँ देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा बी। याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा जी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो वह होता है भाग जाना। याद रखिएगा, कौन भाग गया था? तब बहादुर भाग गया था। याद रखिएगा, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो बी सही होगा। अगला प्रश्न है, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है ऐसा कौन पूछता है? तो जल्दी से आप लोग बताइएगा कि बहादुर अपनी माँ से पूछता क्या है, उसके बारे में बात कर रहे हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। यह जो कथन किसने पूछा था, तो आप लोग को बताना है, जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आप जानते हैं कि निर्मला हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए सही होगा जी, याद रखिएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर भी आप लोग देख लीजिए, ए है। अब देखिए अगला प्रश्न है कि किसने बहादुर को डंडे से पिटाई कर दी थी। जी हाँ, याद रखिएगा। तो यह जो आंसर हो जाएगा, आप जानते ही हैं कि लेखक के एक बेटा था एकदम किशोर, वही किया था। डंडे से पिटाई किसने किया था, तब बहादुर को किशोर ने किया था, याद रखिएगा। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी। याद रखिएगा, बातों की क्या छनने लगी। तो इसका सही आंसर जो आपका हो जाएगा वह हो जाएगा जलेबी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आपका 7 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा जलेबी, जलेबी भाई। अगला प्रश्न है बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, तो वह है अमरकांत। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, निर्मला कौन थी, कहानीकार की पत्नी। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो आपका सी सही होगा। अगला प्रश्न है बहादुर कहाँ से भाग कर आया था। आप लोग जानते हैं कि नेपाल से आया था। ऑप्शन डी हो जाएगा जी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। कहानीकार के लड़के का क्या नाम था, तो वह किशोर था। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। बहादुर कौन था, बहादुर कौन था, तो यह नौकर था, याद रखिएगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो सी सही होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया था, तो यह जो लिए थे 1942 ईस्वी में लिए थे। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो आपका सी हो जाएगा 1942। जहां भी देखो आपका आंसर मारो। अगला प्रश्न हो जाएगा कि बहादुर पर कितने रुपये चोरी की इल्जाम लगा था। याद रखिएगा, ये कौन भूल सकता है कि 11 रुपया का इल्जाम लगा था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था, तो इसका सही आंसर आप जानते हैं कि मां की मार के कारण। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा जी। रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे, तो आप जानते ही हैं कि वह हो जाएगा 11 रुपया। किधर है, तो इधर है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उसको देखिए। रुपये खोने पर प्रपंच किसने रचा था, तो ये जानते हैं कि आपका रिश्तेदार हो जाएंगे। कहानीकार के रिश्तेदार किधर है, तो ऑप्शन सी में है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है उसको देखिएगा, इसका सही आंसर सी है। जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई, तो आप जानते हैं कि इसका सही आंसर हो जाएगा बहादुर। जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ हम नहीं, तो यहाँ पर सही इसका आंसर हो जाएगा बहादुर। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया था, तो आप जानते हैं कि इसमें क्या था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि इसमें स्वयं के प्रति लेखक एवं उसके घर वालों के व्यवहार में अचानक परिवर्तन आ जाता है। ऑप्शन आपका सी सही होगा, याद रखिएगा ऑप्शन सी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इसका सही आंसर सी है। अगला प्रश्न है बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था, तो आप जानते हैं कि 1925 में हुआ था। ऑप्शन आपका बी सही होगा। इसका सही आंसर बी हो जाएगा जी, 1925। अगला प्रश्न है कि अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश में हुआ था, बलिया उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था, तो आप जानते ही हैं कि इनको कौन सा पुरस्कार मिला था, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जिंदगी और जोंक किनकी रचना है, तो वह है अमरकांत की। ऑप्शन आपका डी सही होगा, ऑप्शन डी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा जी। अपना काम से काम मतलब रखिए, ज्योति अब फोती मत करिए, ठीक ना। देखो भाई, अगर आपको वीडियो देखनी है वीडियो देखो, किसी से आपस में चैट नहीं करोगे, नहीं तो ब्लॉक हो जाओगे। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग अपना आंसर करें।
तो यहाँ देखिए सही इसका आंसर क्या होगा। हम जो है आप लोग के लिए देखिए लगातार क्लास ले रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं। तो बात यह है कि आप लोग को पढ़ना चाहिए, तो आप लोग क्या है, तो आप लोग आपस में ही बात करते हैं। देख भाई धमकी मत दे, तुमसे ज़्यादा हम अपने हैं, ठीक ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो बहादुर का पूरा नाम क्या था, तो दिल बहादुर था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्मला आंखों पर क्या रख करके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, आंचल। अब देखिए अगला प्रश्न है, उसको देखिएगा। लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी, तो आप जानते हैं कि इसका सही आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा नौकर। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा जी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा था, तो आप जानते हैं कि इसका सही आंसर हो जाएगा जंगलों में, पहाड़ों पर। तो इसका सही आंसर जंगलों में है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बाद का जो प्रश्न है उसको देखेंगे। प्रश्न जो आपका है 28 उसको देख लेते हैं। इसका सही आंसर आप जानते हैं कि जंगलों में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न उसको देखिएगा। लड़के में हंडिया से कितने रुपये निकाले थे, जो आपका बहादुर था वो अपने हंडिया में से कितने रुपये निकाल करके वहाँ नेपाल से भाग आया था, तो वह 2 रुपया था। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 29 है। इस मोहल्ले में बहुत लोग रहते हैं, क्या रहते हैं, तुच्छ लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, धनी या विश्वासी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुच्छ लोग। याद रखिएगा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा ए, तुच्छ लोग रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न आपका क्या है, 30 नंबर प्रश्न को देखेंगे। इसका सही आंसर आप जानते ही हैं, तुच्छ लोग रहते हैं। अब देखिएगा ऑप्शन आपका क्वेश्चन है, बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता है। याद रखिएगा बहादुर जो है, निर्मला जो है आपका लेखक का जो पत्नी है, उसे किस रूप में देखता है, तो वह माँ के रूप में देखता है। ऑप्शन जहाँ पर भी मिले वहाँ पर बना देना है। ऑप्शन डी हो जाएगा, माँ के रूप में लेखक देखता है, जो आपका बहादुर देखता है निर्मला को। अब देखिए आपका चैप्टर है परंपरा का मूल्यांकन। जी हाँ, परंपरा का मूल्यांकन को देखेंगे और बात करेंगे हम लोग परंपरा पर, कि जो आपका परंपरा का मूल्यांकन के जो लेखक हैं वह हैं, आप जानते ही हैं कि रामविलास शर्मा है। अब आप लोग जानते हैं रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, ये भी आप लोग जानते होंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि रामविलास शर्मा का जो आपका चैप्टर है परंपरा का मूल्यांकन, उसको देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए आपका क्वेश्चन है, उसको देखिएगा। क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है। जी हाँ, परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा की। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा जी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखेंगे। प्रगतिशील आलोचना का किसका विकास होता है। जी हाँ, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है धर्म के ज्ञान से, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से, या तो कला के ज्ञान से, या तो आपका का इतिहास के ज्ञान से। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, साहित्य के परंपरा के ज्ञान से। ऑप्शन सही हो जाएगा बी जी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार कौन है, तो आप जानते हैं कि इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा रामविलास शर्मा जी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। इसका सही आंसर सी है। अब देखिएगा, तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है। जी हाँ, तार सप्तक है, उसका जो सही आंसर हो जाएगा वह 7 हो जाएगा, ऑप्शन डी।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है उसको देखिएगा। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था, याद रखिएगा। तो इनको आपका जन्म हुआ था 1912 में हुआ था। ऑप्शन आपका ए सही है, 10 अक्टूबर 1912। अगला प्रश्न है कि साहित्य की परंपरा का ज्ञानपूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। जी हाँ, जल्दी से आपको बताना है। तो समाजवादी व्यवस्था में है, याद रखिएगा। ऑप्शन आपका सही क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सही आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, समाजवादी व्यवस्था में। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न नंबर आपका क्या है, तो 7। रामविलास शर्मा ने बीए कब किया था। जी हाँ, रामविलास शर्मा ने बीए कब किया था, BA 32। ऑप्शन आपका सही ए हो जाएगा जी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है साहित्य के सापेक्ष रूप में, साहित्य सापेक्ष रूप में क्या है। पराधीन है, जड़ है, परतंत्र है या स्वाधीन है। जल्दी से आपको बताना है। तो उसका सही आंसर होगा वह स्वाधीन होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन आपका डी सही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका क्या है, 9 है कि बायरन, जी हाँ, बायरन किस भाषा के कवि हैं। तो जल्दी से आप लोग बताइएगा, बायरन किस भाषा के कवि हैं। तो वह कवि हैं आपका अंग्रेजी। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी सही होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह का संपन्न होता है। जी हाँ, जल्दी से आपको बताना है कि साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होता है। तो उसका सही आंसर होगा समाज की तरह, याद रखिएगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए सही होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न नंबर आपका 11 है कि निराला की साहित्य साधना किनकी कृति है। तो वह आपका जो कृति है वह है आपका रामविलास शर्मा की। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका जो है 12 की ओर बढ़ते हैं। इसका सही आंसर सी था 12 है परंपरा का मूल्यांकन। जी हाँ, परंपरा का मूल्यांकन किस विद्या की रचना है। वह कहानी है, निबंध है, संस्मरण है या तो आपका लघु कथा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निबंध। ऑप्शन आपका 20 सही होगा जी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न आपका क्या है, तो निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में आपको क्या किया गया है, तो रचित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप जानते हैं अमित कुमार ज्योति शिवानी, बहुत बढ़िया। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह 3 खंडों में जो आपका रचित है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि रामविलास शर्मा किस संस्थान के निर्देशक बने। तो आप जानते ही हैं कि वह किस संस्थान के निर्देशक बने। तो वह बने थे KM हिंदी संस्थान, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा जी। KM हिंदी संस्थान का निर्देशक बने थे, ऑप्शन ए। प्रेमचंद और उनका युग किनकी रचना है। तो आप जानते हैं कि रामविलास शर्मा को छोड़ाकर कुछ हो ही नहीं सकता है। इसका सही आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए ज्योति शिवानी और क्या है, अमित हैं। इसका सही आंसर डी होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है एथेंस, याद रखिएगा एथेंस किस महादेश में पड़ता है। तो आप लोग को इसमें सोचने की क्या बात है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह होगा यूरोप, याद रखिएगा। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यूरोप। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। लैटिन कवि कौन है। जी हाँ, लैटिन कवि कौन है, जल्दी से आप लोग बताइएगा कि इसमें कौन है आपका, वर्जिल, बायरन, शेक्सपियर या रेरन मारिया रिल्के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्जिल, याद रखिएगा। वर्जिल हो जाएगा जो आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर आपका मैक्स मुलर होते तो मैक्स मुलर भी लैटिन भाषा के जानकार थे। तो इसका सही आंसर वर्जिल हो जाएगा। आगे ने तार सप्तक का संपादन किया था, कब किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1943, याद रखिएगा 1943 होगा जी। ऑप्शन आपका 1943 यानी कि बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 19 है। रामविलास शर्मा ने बीए किस विद्यालय से किया था। विश्वविद्यालय की बात कर रहा है। तो जल्दी से आप लोग बताइए कि लखनऊ विश्वविद्यालय से किए थे। 19 नंबर प्रश्न का आंसर देना है, 19 का बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखेंगे। इसका सही आंसर 19 आपका लखनऊ विश्वविद्यालय होगा, लखनऊ विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग में अध्यापन कार्य किया था। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा अंग्रेजी विषय में, याद रखिएगा।
क्या हो जाएगा, अंग्रेजी विषय में हो जाएगा जी। चलिए बहुत टाइम हो गया है, तो अगला प्रश्न है निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पर आप लोग को बार बार यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जल्दी से आप लोग बताइए कि इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो डी हो जाएगा, ऑप्शन डी, रामविलास शर्मा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है किन लोगों के लिए साहित्य का परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। जी हाँ, किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है। जो लोग लकीर का फकीर बनना चाहते हैं, जो लोग रूढ़िवादियाँ हैं, या तो आपका जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, उनको आपको साहित्य में क्या होना चाहिए, तो सबसे ज़रूरत है, उनका आवश्यक होना चाहिए, साहित्य का ज्ञान होना चाहिए। अगला प्रश्न है साहित्य का सापेक्ष रूप होता है। जी हाँ, साहित्य का सापेक्ष रूप क्या होता है, अभी हम लोग पढ़े थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो आपका स्वाधीन हो जाएगा जी, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है उसका देखिएगा, साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक होती है। तो इसका सही आंसर होगा प्रगतिशील, यानी कि आपका क्या है, प्रतिभा, प्रतिभाशाली मनुष्यों की, याद रखिएगा, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए सही होगा। अविच्छिन्नीय जो आपका शाब्दिक अर्थ होता है इसका क्या है, तो अविच्छिन्न का मतलब होता है आपका अटूट, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाए, बी हो जाएगा। अटूट यानी कि बिना टूटे हुए, ये खंडित मतलब टूटना होता है, ठहराव, ये नहीं होगा, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी सही होगा, अटूट होगा जी। अगला प्रश्न है उसको देखिए, प्रश्न है कौन सा ऐसा गुलाम देश था जिसकी सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया था। तो याद रखिएगा वह और कौन हो सकता है, तो वह हो सकता है एथेंस, ऑप्शन आपका क्या है, तो डी सही हो जाएगा। एथेंस जो था वह सारे देशों को प्रभावित किया था। अगला क्वेश्चन है कि आदिम, आदिम का अर्थ क्या होता है। जी हाँ, आदिम का अर्थ क्या होता है, तो प्राचीन काल होता है, तो प्राचीन, अति प्राचीन, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आदिम का अर्थ होता है अति प्राचीन, बहुत, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना आदिम लोग है, तो आदिम का मतलब पुराना लोग, अति प्राचीन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, किस वर्ष की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसी में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था। तो वह आप जानते हैं कि 1917 की क्रांति थी, जिसमें आपका क्या हुआ था, इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया था, आपका ऑप्शन सी होगा। सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है। जी हाँ, सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है, तो इसका क्या होगा, वर्ग युद्ध होगा, याद रखिएगा, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो सही आंसर आपका सी हो जाएगा, वर्ग युद्ध। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है शर्मा जी, जी हाँ शर्मा जी के, तो यहाँ देखिए शर्मा जी पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दे दिया था। जी हाँ, भारत सरकार को, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा सी, भारत सरकार को शर्मा जी अपने जो पूरा जो राशि था पुरस्कार का वह लौटा दिए थे। अब देखिए आपका क्वेश्चन तो खत्म हो गया है। अब देखिए आपका चैप्टर है जित जित मैं निरखत हूँ। तो ये जो आपका चैप्टर है आज की वीडियो में यहाँ तक ही रखूँगा, काहे कि जो है बहुत टाइम हो गया है, थक गए हैं हम, तो इसको हम कल देखें, काहे कि आपका बहुत टाइम है, कल है परसों है, तो हम लोग कल जो आपका पूरे चैप्टर का आपका का है तो ख़त्म कर दूंगा, और परसों आपका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको मैं देखूंगा। तो यहाँ पर देखिए आपको जो भी सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको उसके बारे में चर्चा की जाएगी, जैसा कि आपका गद्यांश होता है, गद्य खंड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्याकरण जो आपका होता है जैसे लेटर होते हैं उसको हम लोग लिखने के लिए बताएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल या सुबह में ही मिल जाए। तो यहाँ देखिए आज के लिए इतना ही, आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बेजोड़ मेहनत करिए, मात्र 2 दिन का टाइम है, 2 दिन में इतना तैयारी कर लें कि आपको फिर पछताने की ज़रूरत ना पड़े। तो आप लोग के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।